हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। अगर आप एफ एम पी एच डब्ल्यू, एम एम पी एच डब्ल्यू जो प्रोग्राम्स हैं दोस्तों, इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं दोस्तों। एग्जामिनेशन की फ़ीस क्या होने वाली है, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें चाहे प्राइवेट कॉलेज की बात करें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का इंटरेस्ट होगा, उसमें आपको एडमिशन कैसे मिलेगी दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी दोस्तों 10वीं के बाद मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, 10th बेस्ड जो होते हैं, जैसे एफएमपीएचडब्ल्यू हो गया, एमएमपीएचडब्ल्यू हो गया, तो इसके बारे में आपके सारे मैं डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। एक बार आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको हर चीज़, मतलब जो भी आपके अंदर से डाउट्स होंगे ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी वीडियो को एंड तक देखने के बाद भी अगर कोई डाउट आपके अंदर रहता है ना, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको थोड़ी-सी हेल्प मिली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि दोस्तों इसके रिलेटेड में जब भी यहाँ पर फॉर्म निकले या कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग में, उसका अपडेट जो है जब भी यहाँ पर अपलोड होगा तो वो आपको टाइमली मिल सकेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में टाइमली जो है पता नहीं लगता है, उसके कारण से उनको फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आप यहाँ पर चैनल पे सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट करें दोस्तों, जो भी अंदर से आपका डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, आप मुझे वो पूछ सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, यूटी ऑफ जे या लद्दाख में किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो गया या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया, जिसमें भी आपका मन होगा, अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं तो भाई प्राइवेट में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट का सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं आपको बताते आया हूँ ना, सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है, फीस को लेकर। दोस्तों सभी लोग, ये रियलिटी है कि भाई सभी लोग जो है ना, यहाँ पर प्राइवेट से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में फीस ज़्यादा होती है। तो मैं आपको ना, आपने देखा होगा किसी भी वीडियो में मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करता किसी को कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को चूज़ करो। दोस्तों इसलिए नहीं मैं कहता हूँ कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती होगी, वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग आपको नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस सोच से आप आते हो कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट से हम करें और यहाँ पर कम खर्चे में हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, तो मेरा भी यहाँ पर यही फोकस रहता है कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आपको पता लग गया ना, यहाँ पे फीस ज़्यादा होती है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो जो अफोर्ड करते हैं उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ठीक है, तो वो कर सकते हैं, प्राइवेट में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है उतना स्ट्रांग नहीं है दोस्तों, बीइंग वेरी रियल, तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूँ, आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको जो, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है ना, कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिलेगी, सबसे पहले आपका यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, सीईटी। और ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये जेके भोपी की ओर से कराया जाता है। जेके भोपी की ओर से ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये कराया जाता है। इसमें दोस्तों आपको एक पेपर मिलता है, ओएमआर आंसर शीट मिलती है। मैं अभी बताऊंगा दोस्तों कैसे ओएमआर शीट में आपको आंसर वगैरह करना होता है, सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो लंबा होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन जो डाउट्स हैं आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके मन में आ रहा होगा उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो आपको पेपर लिया जाता है जेके भोपी की ओर से। आप समझिए कि एक पेपर जो है आपका लिया जाता है सबसे पहले, और
आंसर आपको ओएमआर आंसर शीट आपको मिलती है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनका आप आंसर जो है ठीक-ठीक करोगे, मतलब सही आंसर आप करोगे वहाँ पे, तो आपका यहाँ पे मेरिट बनता है उसके बाद। मेरिट तैयार होता है और उसके बाद फिर आपको रैंक वाइज़ जो है ना काउंसलिंग में बुलाया जाता है जेके भोपी की ओर से। काउंसलिंग में आपको बुलाते हैं जिसमें आपको काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग फीस भी होती है। अभी आगे चलकर मैं वो भी बताऊंगा कितनी फीस आपको पे करनी है, या फिर जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम पर भी ये क्लियर हो जाएगा कितनी फीस होती है। ज़्यादा फीस नहीं होती है दोस्तों, लेकिन काउंसलिंग की आपको फीस पे करनी होती है और फीस पे करने के बाद आपको वहाँ पे मतलब अटेंड करने दिया जाएगा। और उसके बाद फिर दोस्तों वहाँ पर काउंसलिंग के दौरान आपको क्या मिलते हैं, कॉलेजेस मिलते हैं। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आई होगी, आपने एग्ज़ाम जो है अच्छे से दिया होगा, आपकी रैंक अच्छी आई होगी तो आपको यहाँ पे कोई भी कॉलेज आप ले सकते हो, कोई भी कॉलेज, क्योंकि प्रेफ़रेंस वहाँ पे डालना होता है। प्रेफ़रेंस के लिए एक फॉर्म वहाँ पर दिया जाता है काउंसलिंग के टाइम पर, उसमें आपको मतलब 2-4 कॉलेजेस के प्रेफ़रेंस आप दे सकते हो। तो आपकी रैंक अगर अच्छी होगी तो पहले नंबर पर जो आपकी चॉइस होगी ना, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने की, वो कॉलेज आपको मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे आपको मेहनत करनी है। और अभी जब तक फॉर्म निकलेंगे आपके पास भी अच्छा खासा टाइम है। अगर आप यहाँ पर मेडिकल लाइन में आने का सोच रहे हो, एफएम पीएचडब्ल्यू, एमएम पीएचडब्ल्यू जैसे 10th बेस्ड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। सिलेबस हम अभी लास्ट में देखेंगे, सिलेबस भी क्या रहता है, और ये भी हम यहाँ पर देखेंगे कि कब यहाँ पर इसके लिए फॉर्म जो है वो निकलने वाले हैं, ठीक है, या कब निकलते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर आप एफएम पीएचडब्ल्यू, एमएम पीएचडब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी आपको। और ऐसे डायरेक्ट आप कहीं पर भी एडमिशन नहीं लोगे। और मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ आपको कि आप डायरेक्ट कहीं से एडमिशन ले लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूटीएफ जेएंडके लद्दाख यहाँ पर जो मतलब एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू में जो एडमिशन मिलती है वो जेके भोपी का काम है यहाँ पे दोस्तों। जेके भोपी को ये काम है कि भाई ये जो है ना, ये यहाँ पे सीट्स फिलअप करने का काम इनका होता है, एग्जाम कंडक्ट कराने का काम भी इनका है, और सीट जो कॉलेजेस में सीट्स होती हैं दोस्तों, उनमें यहाँ पर ये फिलिंग का काम करते हैं, मतलब सीट भरने का काम ये करते हैं। यूटीएफ जेएंडके में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट है, यूटीएफ जेएंडके एंड लद्दाख। तो इसलिए आपको यहाँ पे पूरी नज़र जेके भोपी के ऊपर ही रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जब फॉर्म निकलेंगे आप वेट कीजिए, और इनकी ओर से जो कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह निकलेगी, कहाँ पर कौन सा कॉलेज है, तो इनकी तरफ से ही अगर आपकी जो भर्ती है वो अगर होती है तो वो अच्छा है। अपनी ओर से आप डायरेक्ट कहीं पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं अपने रिस्क पर दोस्तों, तो फिर भी आप वहाँ पर छानबीन अच्छे से कर लेना कॉलेज की, तो वो आप अपनी ओर से देख लेना। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको यही कहूँगा कि जेके भोपी की ओर से यहाँ पे जो है वो फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म आपको फिल करना होता है और उसके बाद टेस्ट लिया जाता है इनकी ओर से। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रखी जाती है। यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करने के लिए क्या कुछ यहाँ पे माँगा जाता है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए आपकी, अगर आप एफएम पीएचडब्ल्यू, एमएम पीएचडब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है जेके भोपी के बारे में बताया गया है, और भी यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस यूज्ड हैं, तो इनको भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। जैसे भोपी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस तरीके से पेट का मतलब क्या होता है, डीए का मतलब क्या होता है, सीओई का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट जो होते हैं, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट जो होते हैं, आरबी मतलब रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस यूज हैं, इनको आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करूंगा दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया अभी भी बता रहा हूँ, वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन इसमें सारी चीजें मैं एक एक करके यहाँ पे कवर करने वाला हूँ।
तो देखो एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 10th बेस जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया आपको FMPHW, MMPHW, इन प्रोग्राम्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एडमिशन के लिए। एक तो दोस्तों आपके पास डोमिसाइल हो यूटी ऑफ लद्दाख या फिर यूटी ऑफ लद्दाख या फिर यूटी ऑफ जे की आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। जो भी आपका केस है, अगर आप लद्दाख के रहने वाले हो तो लद्दाख की जो एसटी सर्टिफिकेट होती है उसको ट्रीट किया जाता है एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और यूटी ऑफ जे के हो तो यहाँ पे जो भी केस है आपके पास एक डोमिसाइल होनी चाहिए। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पे 10वीं का मार्क्स कार्ड होना चाहिए आपका। और तीसरा कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी अगर आपके पास है तो आप जैसे ही फॉर्म निकलेंगे ना उसी टाइम पर यहाँ पे अपलोड कर लेना अपनी कैटेगरी, अगर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे कितनी चीजें की रिक्वायरमेंट है आपको, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक 10वीं का मार्क्स कार्ड और एक कैटेगरी अगर आपके पास है तो। दोस्तों अगर आपका 10वीं क्लास का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मान लीजिए जब यहाँ पे फॉर्म निकल कर आ रहे हैं उस टाइम पर आपका 10वीं अभी क्लियर नहीं है लेकिन आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि अगर मेरा भी रिजल्ट निकल गया होता तो मैं भी फॉर्म फिल कर पाता या मैं भी फॉर्म फिल कर पाती। तो ऐसे में यहाँ पे जेके भोपी की ओर से बताया गया है कि अगर आपका रिजल्ट वगैरह अभी तक नहीं आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर लीजिए, एग्जाम भी आप दे दीजिए। लेकिन जब यहाँ पर जो सीईटी जेके भोपी की ओर से कराया जाएगा ना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो जब इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तब तक आपका 10वीं भी क्लियर हो, या फिर जब यहाँ पर ये आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन द एंट्रेंस टेस्ट और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, मतलब जब आपका रिजल्ट यहाँ पे जेके भोपी की ओर से निकाला जाएगा आपका एंट्रेंस टेस्ट का, और या फिर काउंसलिंग के लिए जब आपको बुलाया जाएगा उस टाइम तक जो है ना आपका 10वीं क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब 10th में आप पास हो जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। एग्जाम में जो यहाँ पे जेके भोपी की ओर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें भी आपको बैठने का मौका दे दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फिर बाकी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी में यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख लेना, रिजर्वेशन का परसेंटेज कितना क्या रखा गया है, इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखेंगे, थोड़ा सा इसके लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लिखा गया है और फीस स्ट्रक्चर में यहाँ पे इन्होंने बताया है गवर्नमेंट एएनएम जीएनएम स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स जो हैं यहाँ के लिए फीस जो है, मतलब जो गवर्नमेंट एएनएम जीएनएम स्कूल्स हैं इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ के लिए 4,000 रुपया साल का यहाँ पे बताया गया है फीस। और जो प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं इनके लिए यहाँ पे फीस जो है 40,000 पर एनम, मतलब साल की 40,000 फीस यहाँ पे बताई गई है। और फिर एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो फीस है ना, फीस को लेकर जेके भोपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, जेके भोपी की जिम्मेवारी नहीं बनती है। फीस के रिगार्डिंग में जो भी चीजें हैं वो कॉलेज की ही होती हैं और गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पर फीस जो है वो वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है टाइम टू टाइम। तो इसलिए जिस भी साल आप यहाँ पर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और जिस भी कॉलेज से लेने का सोच रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो आपको सबसे पहले उस कॉलेज से कंफर्म कर लेना है एक बार कि कितनी फीस वो इस साल, यानी 2025 में आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो 2025 में आपको उस कॉलेज से पूछना है कि इस साल आप कितनी जो फीस है वो चार्ज कर रहे हैं प्रोग्राम की या कोर्स की। ठीक है, और जो फीस यहाँ पर मेंशन की होती है वो ओनली कैंडिडेट की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर जेके भोपी जो है वो यहाँ पे मतलब मेंशन करते हैं ताकि एक स्टूडेंट को एक आइडिया सा मिल जाए उनकी आसानी के लिए, क्योंकि तरह तरह के विचार हमारे माइंड में चलते रहते हैं फीस को लेकर, फीस कितनी होगी, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और हर एक की कंडीशन जो है सेम नहीं होती है।
तो वो चीज़ें भी यहाँ पे जो है इंसान के माइंड में चलती रहती हैं। तो देखो यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए जेके भोपी ने मेंशन की है फीस यहाँ पे, कि जो गवर्नमेंट एएनएम जीएनएम स्कूल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ के लिए 4,000 रुपये आपको लगने वाला है साल का। लेकिन जो प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें 40,000 जो है साल का लगेगा। बाकी यहाँ पर यही चीज़ भी इन्होंने मेंशन कर दी है कि भाई यहाँ पे जो है भोपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फीस को लेकर। ये ओनली आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये कैंडिडेट की आसानी के लिए बताई गई है। और बाकी यहाँ पर आप कॉलेज जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं फीस के रिगार्डिंग में, उनसे पूछ सकते हैं आप बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग। तो जो यहाँ पे काउंसलिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा जेके भोपी का, मतलब आप जब एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट निकल जाएगा तो रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। रैंक वाइज यहाँ पर बुलाते हैं, रैंक वाइज यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे काउंसलिंग में हिस्सा लेने से पहले आपको बताया गया है जेके भोपी की ओर से कि एक बार कॉलेज से आप कंफर्म कर लीजिए फीस के रिगार्डिंग में। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से पहले, मतलब काउंसलिंग में हिस्सा लेने से पहले एक बार आप कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए फीस के रिगार्डिंग में। बाकी जब भी यहाँ पे फॉर्म निकलेंगे तो ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म जो है वो फिल किए जाएंगे। इसके लिए आपको www.jkbhopi.gov.in पर जाना होगा, या फिर आप मुझे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको फॉर्म को फिल करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब भी फॉर्म निकलेंगे तो यहाँ पे इसी साइट के ऊपर आपको विजिट करना होगा। 500 रुपये की फीस आपको तैयार रखनी है। 500 रुपये की फीस यहाँ पे आपके फॉर्म की लगने वाली है। और ये जो फीस है ये दोस्तों आप नेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑनलाइन मोड से ही आपको फॉर्म भी फिल करना है और फीस भी पे करनी है। Candidate, both open merit and reserve candidate have to submit online application form within the last date prescribed। तो जो भी यहाँ पे जब भी फॉर्म निकलेंगे उसके लास्ट डेट तक आपको फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म फिल करना होगा। और इसके अलावा फॉर्म कैसे फिल करना है तो इसके लिए सैंपल यहाँ पे बताया। जैसे देखो यहाँ पे सैंपल के तौर पर यहाँ पे एक कैंडिडेट का नाम फिल करके आपको बताया। जैसे सुरेंद्र कुमार जी हैं, तो इन्होंने देखो किस तरीके से अपना नेम फिल किया है, फादर नेम किस तरीके से फिल किया है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने कैसे यहाँ पे लिखी है फॉर्म पे, ऐसे ही आपको भी जो है फॉर्म पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करनी है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सर्टिफिकेट्स भी आपको लगानी पड़ेगी, मतलब अपलोड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यहाँ पर देखिए साफ तौर से लिखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जे या लद्दाख, जो भी आपका केस है। और जो कैंडिडेट यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनको जो एसटी सर्टिफिकेट इशू की गई होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा, उसको यहाँ पे बोर्ड ट्रीट करेगा एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो एक तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, एक आपको मार्क्स कार्ड 10वीं का अपलोड करना है, और तीसरा दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको आप अपलोड करोगे। और कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे ही जब फॉर्म निकलेंगे ना, यहाँ पे ही आपको अपलोड करनी है, इसी टाइम पर आपको अपलोड करनी है, आप उसका बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं तो। ठीक है, कई लोग यहाँ पर मिस कर जाते हैं कैटेगरी अपलोड करना, और उसके बाद लास्ट पर सोचते हैं, जब यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह बुलाते हैं उस टाइम बोलते हैं कि क्या हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे जो यहाँ पे कैटेगरी है, क्या हम अभी कैटेगरी लेंगे तो क्या हमें उसका बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे? तो भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर होगा सबमिशन वो ऑनलाइन ही आप यहाँ पर डालते हो जब आप फॉर्म फिल करते हो। उसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना होगा। जैसे देखिए सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना फोटो अपलोड करना है आपको, और थंब की जो अंगूठा है ना उसकी थंब इम्प्रेशन की इमेजेस वो भी आपको अपलोड करना है, और ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर आपको अपलोड करना है। और साइज जो है 10 से लेकर 50 केबी तक होगा तो अपलोड हो जाएगा दोस्तों सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन आपका। अदरवाइज मतलब फोटोग्राफ जो है वो 10 से 50 केबी होना चाहिए, और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी 10 से 50 केबी तक अगर होगा इनका साइज तो अपलोड हो जाएगा। नहीं तो अगर इससे ज्यादा साइज या इससे कम साइज का होगा तो अपलोड नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर।
उसके बाद फोटो कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सुरेंद्र शर्मा का ही इन्होंने सैंपल बताया कि इस तरीके से इन्होंने अपना फोटो खींचा है, इसी तरीके से आपको भी खींचना है। एक वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, फोटो के पीछे होना चाहिए, और दूसरा अपना नेम आपको लिखाना है फोटो के साथ, और डेट आपको डालनी है जिस भी डेट को आप ये फोटो खींच रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर फोटो होना चाहिए, बिना गॉगल के फोटो आपको खिंचाना है, मतलब कोई भी आपको जो स्टाइल जैसे मारते हैं ना, स्टाइल वाला कोई चश्मा ऐसा आपको कोई लगाना नहीं है, ना ही आपको केप लगानी है ऊपर से। हाँ, अगर यहाँ पे नेचुरल ही आपको नजर कमजोर है, उसका चश्मा आपको लगा है, तो वो लगा के आप खींच सकते हो। यहाँ पे लिखा है क्लियरली, आप भी पढ़ सकते हो, फोटोग्राफ शुड बी विदाउट केप एंड गॉगल, हाउएवर स्पेक्स आर अलाउड। तो स्पेक्सेस यहाँ पे अलाउड हैं, और बाकी नाम और जो डेट वगैरह आप यहाँ पे डालोगे वो क्लियर दिखनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं, बाकी यहाँ पे और भी स्टेप्स दिए गए हैं कैसे क्या फिल करना है, उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मेक पेमेंट बाय एनी डिजायर मोड, यहाँ पे कुछ डिजायर मोड बताएंगे कि डेबिट कार्ड से आप यहाँ पर जो फीस है वो पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी आप फीस को पे कर सकते हो। तो जो भी आपको पसंद है उस तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद उसका प्रिंट आउट भी निकाल कर आप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आते हैं, और आप लोग भी जानते होंगे कि एडमिट कार्ड लेकर आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। मतलब जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे ना, तो आप ऑनलाइन ही यहाँ पे जेके भोपी की वेबसाइट के ऊपर आओगे, यहाँ पे आने के बाद आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग में आपको दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे और या जब भी फॉर्म निकलेंगे, ये सारी चीज़ों का अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो, एडमिट कार्ड जब आएंगे तो एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा कि एग्जाम कहाँ पर है आपका, और कौन सी डेट को आपका एग्जाम है, टाइमिंग क्या है वहाँ पे एग्जामिनेशन देने आपको कब जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें मेंशन होंगी एडमिट कार्ड पर। तो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, उसका एक प्रिंट निकालना है, और ऐसा प्रिंट निकालना है जो क्लियरली उसमें सब चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, अच्छा एक प्रिंट आउट आपको निकालना है और एग्जाम देने के लिए जाना है। और दोस्तों साथ में एडमिट कार्ड के साथ साथ आप अपने साथ कोई आईडी प्रूफ भी रख सकते हो, जैसे आधार कार्ड तो सबके बने होते हैं, तो आधार कार्ड आप अपने साथ में रख सकते हैं। अगर बिना एडमिट कार्ड के आप वहाँ पे पेपर देने जाओगे, तो वहाँ पे आपको एलो नहीं दिया जाएगा करने, मतलब आपको वहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड लेकर जाना ज़रूरी है। और कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि www.jakbhopi.org या फिर www.jakbhopi.gov.in पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और उसका प्रिंट आपको निकालना है। बाकी यहाँ पे सेंटर जो है आपके दो ही जगह पे होंगे, एक श्रीनगर एक जम्मू, दो जगह पर सेंटर होते हैं, दोनों जगह पर एग्जाम कराए जाते हैं। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड में सेंटर होगा वहां पे आपको जाना पड़ेगा, और एडमिट कार्ड जो है कुछ दिन पहले ही आएगा, ये भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम से पहले ही आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। तो आपको जाने के लिए मौका पूरा दिया जाएगा, मतलब पूरा टाइम आपको मिल जाएगा, आप एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी होगा। जो भी आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर आपको आया होगा वो किसी भी केस में चेंज नहीं होगा, वहां पे ही आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर जो भी होगा दोस्तों, वो इंग्लिश में ही आपको वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन पेपर का नेचर होगा वो कैसा होगा, एक बुकलेट टाइप की आपको मिलेगी। मतलब क्वेश्चन पेपर आपको एक बुकलेट टाइप की मिलेगी, जिसमें कई कई सारे पेजेस होंगे, उसमें क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। और यहाँ पे इन्होंने बताया है, जेके भोपी की ओर से बताया गया है कि ये कैंडिडेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आप उसको एक बार चेक कर लो कि कहीं से वो कोई पेज फटा तो नहीं है, कहीं से कोई मिसिंग क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है। अगर ऐसा है, कोई फॉल्ट आपको लगता है, तो वहां पे जिनकी भी ड्यूटी होगी, यहाँ पे बताया गया कंसर्न इन्विजिलेटर जो वहां पे होंगे, जिनकी ड्यूटी होगी दोस्तों वहां पे, उनके नोटिस में आप लाइए,
उनको बताइए कि सर ऐसी प्रॉब्लम है। वो क्या करेंगे कि सेम सीरीज की जो बुकलेट है, मतलब जो आपको मिली है ना बुकलेट, जो क्वेश्चन पेपर मिला है ना, सेम टू सेम वैसा ही आपको दे देंगे, लेकिन चेंज करके देंगे। तो ये दोस्तों आपका ही बेनिफिट है कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम एक बार आप बुकलेट को, एक क्वेश्चन बुकलेट को चेक कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको आंसर कैसे करना है, OMR आंसर शीट आपको मिलेगी। देखो OMR लिखा है यहाँ पे, OMR आंसर शीट आपको मिलेगी, और OMR आंसर शीट पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और वो जो OMR आंसर शीट होती है वो वहाँ पे ही सबमिट करानी होती है लास्ट पे, और क्वेश्चन पेपर आप वापस घर लेके आते हो। OMR आंसर शीट जिस पे आप आंसर देते हो वो वहाँ पे ही जमा करानी होती है। अब देखो नीचे यहाँ पे सैंपल बताया कैसे आपको आंसर करना है। जैसे बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 11वां, मान लीजिए आपके वहाँ वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिला उसमें आपको एक क्वेश्चन आया है, 11वां क्वेश्चन, कि भाई डल लेक कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, और इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि डल लेक जो है राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर 2 है जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश में है, और ऑप्शन नंबर 4 है कि पंजाब में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी जम्मू कश्मीर में डल लेक जो है वो सिचुएटेड है। तो आपको कैसे आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 11वें का OMR आंसर शीट पे, तो यहाँ पे सैंपल के तौर पर इन्होंने समझाया भी है। देखो यहाँ पे बताया है ना इन्होंने, ए पार्ट में देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया ये 10वां क्वेश्चन है और ये 11वां क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन का देखो ऑप्शन नंबर 2 को इन्होंने किस तरीके से डार्क करके बताया है ना, तो इसी तरीके से आपको भी OMR आंसर शीट जो मिलेगी उसमें ऐसे ही आंसर करना है क्वेश्चंस का। ये सही तरीका है, नीचे लिखा भी है इन्होंने कि ये करेक्ट तरीका है आंसर देने का, लेकिन ये जो बी ऑप्शन है ये वाला तरीका गलत है, क्योंकि इसमें देखियो हाफ सर्कल आपने फिल किया है, हाफ इन्होंने किया ही नहीं है, या फिर इस तरीके से टिक अनटिक आप करोगे, तो ये एक गलत तरीका। या फिर सर्कल से बाहर आपको डार्क नहीं करना है, पूरा सर्कल के अंदर ही इस तरीके से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो सही तरीका आप अपनाइएगा, इसी तरीके से आंसर दीजिएगा जैसे इन्होंने यहाँ पे बता के दिखाया हुआ है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद दोस्तों फिर जो भी आपका एडमिट कार्ड पे टाइमिंग होगा उस टाइमिंग से आप पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि वहाँ पर और भी जो फॉर्मेलिटीज होंगी उनको आप टाइमली कंप्लीट कर सको। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि भाई आपके एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा, क्या कुछ आपको पढ़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है दोस्तों कि जो सिलेबस है वो यहाँ पे होने वाला है जो 10वीं क्लास का सिलेबस है, मतलब जो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है ना, 10वीं क्लास में जो आपने फिजिक्स पढ़ी है, जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, जो आपने बायो पढ़ी है, वो सिलेबस ही आपका यहाँ पे होने वाला है। उसी सिलेबस से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो मतलब बांटे हैं चैप्टर वाइज। तो फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स से दोस्तों 10th की जो फिजिक्स है ना, यहाँ से टोटल 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से जो पहला चैप्टर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ से 10 क्वेश्चन का एग्जाम में पूछे जाए, 10 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है फिजिक्स में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या टॉपिक्स तैयार करके जाना है। उसके बाद फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी से भी 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें भी देखो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर एंड एनर्जी, ये सारा आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो फिजिक्स का चौथा चैप्टर है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाएंगे। और फिर आता है केमिस्ट्री का पोर्शन।
तो केमिस्ट्री में देखो केमिस्ट्री से भी टोटल कितने पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 40 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यहाँ से 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। क्या क्या टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हो आप। ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने, अच्छे से पढ़ के जाने दोस्तों। काफ़ी टाइम है अभी आपके पास, अगर आप यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं आगे चलकर और अपनी मनपसंद का कॉलेज चाहते हैं, तो इस सिलेबस को आप तैयार कीजिए तब तक। नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आता है केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद है चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट, तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे इस चैप्टर से। फिर दोस्तों यहाँ पे शुरू हो जाता है बायो का पोर्शन। तो बायो का पोर्शन जो है दोस्तों, यहाँ से भी आपको 40 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 40 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन से चैप्टर से कितने क्या पूछे जाएंगे, तो देखो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। सेकेंड चैप्टर है बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड चैप्टर है दोस्तों केमिस्ट्री ये बायो का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो यहाँ से इस वाले चैप्टर से भी दोस्तों आपको 8 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चौथा चैप्टर है यहाँ पे हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। और इसके बाद पांचवा जो चैप्टर है दोस्तों, ये है आवर एनवायरमेंट। तो आवर एनवायरमेंट से भी 8 क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, 8 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो तैयार क्या क्या करना है। और एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, उसके बाद है व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन एंड वेब, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट, ओजोन लेयर एंड इट्स and it is getting depleted, ozone layer and how it is getting depleted। उसके बाद मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो ये आवर एनवायरनमेंट में टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो 10वीं का सिलेबस है दोस्तों, वो ही सिलेबस आपको तैयार करना है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, और यहाँ से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 40-40 करके देखो, 40 + 40 + 40, तो कितने हो गए टोटल 120 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और ये जो 120 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये रहेंगे टोटल कितने 120 मार्क्स के। और अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, -0.25 करके आपके मार्क्स जो हैं काटे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर आपके मार्क्स जो हैं वो क्या किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना जब आप वहां पे पेपर को आप वहां पर कर रहे होंगे, तो इस चीज का भी आपको माइंड में लेके चलना है। तो दोस्तों उसके बाद जब आपका यहाँ पे एग्जाम हो जाता है, उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में अगर आपने अच्छा किया होगा तो अच्छे यहाँ पे जो है आपकी रैंक होगी, और आपको यहाँ पे रैंक वाइज वहाँ पे बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं। आपको प्रेफरेंस वगैरह डालना होता है वहाँ पे, प्रेफरेंस के लिए आपको वहाँ पे फॉर्म मिल जाता है, और फॉर्म में जो भी आप प्रेफरेंस दोगे तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो होप करता हूँ दोस्तों कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म है ना वो कब यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, ऐसा भी आपके अंदर जो है डाउट आ सकता है। तो ये जो फॉर्म है ना दोस्तों, जो 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे FMPHW हो गया, MMPHW हो गया, इन प्रोग्राम्स में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो इसके फॉर्म जो हैं वो मई के महीने में आपको यहाँ पे
होपफुली जो है मई के महीने में आपको यहाँ पे फॉर्म जो है देखने को मिल जाएँगे। तब तक आप यहाँ पर इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। जो भी यहाँ पर सिलेबस जो है वो दिया गया है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ओके? ताकि आप यहाँ पर अच्छा कर पाओ और आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ताकि दोस्तों आप यहाँ पे कम खर्चे में अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर पाएँ। ओके? सो थैंक यू वेरी मच।